नमस्कार बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक दूरवा के प्रथम पाठ चुरुंगुन के बारे में, जो कि एक कविता है। बच्चों, हम अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते हैं और ये नया करने का प्रयास ही हमारे सफलता की पहली सीढ़ी बनता है। चुरुंगुन नाम की इस कविता में कवि ने एक चिड़िया के बच्चे की उस इच्छा के बारे में बताया है जिसमें वो अपने एक निश्चित और सीमित दायरे से बाहर निकलकर खुले आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अपनी मां की आज्ञा से। ठीक वैसे ही जैसे हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़ों के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बच्चों, तो सबसे पहले हम ये जानें कि इतनी प्रेरणादायक कविता के लेखक और रचनाकार कौन हैं। तो इस पाठन से पहले हम उनका नाम जान लेते हैं। आप सब भी उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका नाम है श्री हरिवंश राय बच्चन। बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद, जिसे आज आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में हुआ। ये एक बहुत ही अच्छे कवि, बहुत प्रख्यात लेखक और प्राध्यापक भी रहे हैं। इन्होंने अवधी और हिंदी भाषाओं में अपनी कविताओं को, अपने लेखों को लिखा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने सेंट कैथरीन कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया। इनका विवाह तेजी बच्चन जी के साथ हुआ। बच्चों, सिनेमा जगत की बहुत प्रसिद्ध हस्ती अमिताभ बच्चन का नाम तो आपने सुना ही होगा। हरिवंश राय बच्चन जी के बेटे ही अमिताभ बच्चन हैं और इनके एक और भाई अजिताभ बच्चन हैं। इनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए इन्हें काफी सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। 1968 में हिंदी कविता के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और फिर भारत सरकार ने 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत देश के प्रसिद्ध पुरस्कार पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया। आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान भी दिया गया। तो बच्चों, अब हम रुख करते हैं इस कविता के पाठन की तरफ। तो हम इस कविता को पढ़ेंगे भी और साथ ही साथ इसे समझने का प्रयास भी करेंगे। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल, करते हैं आपस में बात। माँ, क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ को, इन पंक्तियों के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। आपको पता है, यह जो कविता है वो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। इस कविता में कवि ने चिड़िया के बच्चे के मन में उठ रही जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का वर्णन किया है और उस बच्चे का नाम है चुरुंगुन। वो एक नन्हा सा चूजा है जो बहुत जल्दी उड़ना चाहता है, अपने घोंसले से बाहर निकल के पूरी दुनिया को देखना चाहता है। चुरुंगुन एक दिन घोंसले से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो डालियों को देखता है, पत्तियों को देखता है और उन पत्तियों की जो सरसराहट है, उन सरसराहट से उसे ऐसा लगता है जैसे वो पत्ते आपस में बात कर रहे हों। जब वो ये सब कुछ देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने उड़ना सीख लिया है और यही पूछने के लिए वो अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या मुझे उड़ना आ गया है? माँ, क्या मैं उड़ना सीख चुका हूँ? तब उसकी माँ कहती है, चुरुंगुन नहीं, अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया है, ये सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है। इसी तरह अब हम अगली पंक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं। अगली पंक्तियां हैं, डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी और नीचे झुककर जाना मूल। माँ, क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। इन पंक्तियों में जो चुरुंगुन है वो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदने लगता है, फूलों को देखता है, फलों को देखता है,
कलियों को देखता है। जब वह पेड़ के नीचे झांकता है तो उसको पेड़ की जड़ें दिखाई देती हैं, तो उसको जड़ों के बारे में पता चलता है। फिर जब वह फिर से माँ से पूछता है कि माँ, अब क्या मुझको उड़ना आ गया है, तो उसकी माँ फिर से वही जवाब देती है। वो कहती है, चुरुंगुन, ये तुम्हारे मन का भ्रम है। चलिए अब अगली पंक्तियां देखते हैं। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन, तू भरमाया। इन पंक्तियों में चुरुंगुन अपने आसपास की दुनिया को समझने का प्रयास करता है, उनको जानने की कोशिश करता है। वह कुछ फलों को खा लेता है और कुछ फलों को वो गिरा देता है। इस तरह से उसे कच्चे और पक्के फलों की पहचान हो जाती है। उसे लगता है कि मौज मस्ती के लिए, खेल खेलने के लिए काफी सारे साथी उसकी राह देख रहे हैं। तो वो अपनी माँ से सवाल फिर से दोहराता है। वह फिर जाके पूछता है कि माँ, अब क्या मुझको उड़ना आ गया है? वो कहती है, नहीं चुरुंगुन, अभी तुम्हें उड़ने में देर लगेगी, ये सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है। चलिए अब देखते हैं अगली पंक्तियों को। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूं धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूं ठोक ठटोर। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन, तू भरमाया। अब हम इसका भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा जब चिड़िया के या किसी भी जीव जंतु के बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपनी माँ के पीछे 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 चलते रहते हैं। इसी तरह से जो चुरुंगुन है वो भी अपने माँ के पीछे चलते चलते इस शाखा से उस शाखा पर जाता है, पेड़ की इस डाली से उस डाली पे उचकता है, कूदता है, शरारतें करता है। कभी वह नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है, कभी जमीन से दाना चुनकर ले आता है। जब वो ये सब करने लगता है तो फिर से अपनी माँ के पास पहुँचता है और पहुँचकर पूछता है कि माँ, अब तो मुझे उड़ना आ गया। लेकिन उसकी माँ का जवाब अभी भी वही रहता है। वो कहती है, चुरुंगुन, तुमको अभी उड़ना नहीं आया है, ये अभी तुम्हारे मन का भ्रम है। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूं अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है, उड़ जा, उड़ता जा परमार। मां, क्या मुझको उड़ना आया? आज सफल हैं तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया। तो चुरुंगुन को अब ऐसा लगने लगा है कि नीला आसमान उसे लगातार पुकार रहा है। उसे लगता है कि उसके अंदर कोई ताकत है, वो कोई शक्ति है जो उससे कह रही है कि तुम अपने पंखों को पूरी ताकत के साथ फड़फड़ाओ और उड़ जाओ, अब तुम्हें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस बार जब पंख फड़फड़ाते हुए वह अपनी मां के पास पहुंचता है और पूरे विश्वास के साथ कहता है कि मां, अब क्या मुझको उड़ना आ गया है, तब चुरुंगुन की ऐसी बातें सुन के, इस भाव की बातें सुन के, चुरुंगुन का साहस देख के उसकी मां को भरोसा हो जाता है कि अब मेरा चुरुंगुन बड़ा हो गया है और अब ये उड़ने में सक्षम है। तब मां कहती है कि हाँ, आज तुम्हारे डैने, आज तुम्हारे पंख इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब तुम उन्मुक्त गगन में, खुले आसमान में अपनी उड़ान भर सकते हो। और इस तरीके से चुरुंगुन उड़ने में सफल हो जाता है। और बच्चों, हमने चुरुंगुन नाम की कविता को पढ़ा और उसके अर्थ को समझा। अर्थ को समझने के साथ साथ हमने चुरुंगुन के मन के भावों को भी समझा। तो ये पूरी कविता को समझने के बाद और इसे अच्छी तरह से पढ़ने के बाद इस कविता से कुछ प्रश्न निकल कर सामने आते हैं। उन प्रश्नों में से जैसे पहला प्रश्न है कि चुरुंगुन हर बात को अपनी माँ से क्यों पूछता है, और वहीं
एक ऐसा प्रश्न भी निकलकर सामने आता है जैसे कि चुरुंगुन को कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन से जोड़ते हुए इन प्रश्नों के उत्तरों को खोजने का प्रयास करेंगे। जैसे चुरुंगुन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से क्यों पूछता है। अगर हम इसके उत्तर की तरफ देखें तो हम देखते हैं कि चुरुंगुन उड़ने के बारे में अपनी माँ से बार बार इसलिए पूछता है ताकि माँ उसे ये बता सके कि वो उड़ने के लायक हो गया है या नहीं। जैसे हम किसी नए काम को करने का प्रयास करते हैं या हम किसी घर से बाहर निकल के ऐसे काम को करने का प्रयास करते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अब अगर हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं तो दूसरा प्रश्न यह है कि चुरुंगुन बाहर क्या क्या देखता है और उसे बाहर देखने पर कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। चूँकि चुरुंगुन एक पक्षी है तो उसको डाल पत्तों पर घूमना, पत्ते के हिलमिल करके हिलना, कलियों और फूलों को देखना, कच्चे या पक्के फलों को खाना, उन्हें पहचानना, अपने साथियों के साथ खेलना, सभी वृक्षों पर उछल कूद करना, आना जाना, कभी धरती की ओर जाना और कभी आसमान की ओर ऊपर उड़ना, गगन की ओर ऊपर उड़ना, ये सब कुछ करना चुरुंगुन को पसंद है। अब ये प्रश्नों का जवाब जानने के बाद हम बात करेंगे कविता में आने वाले कुछ कठिन शब्दों की। देखिए, कठिन शब्दों का अर्थ हम इसलिए समझते हैं ताकि जब कोई हमसे उन शब्दों का बातचीत में प्रयोग करे तो हम उन शब्दों को समझ सकें या उन शब्दों की जहां आवश्यकता हो हम उन शब्दों का उपयोग करके अपने वाक्य को पूरा कर सकें। जैसे कि इस कविता में आने वाले कुछ शब्द हैं जिनमें से पहला शब्द है पात। तो पात का मतलब होता है पत्ती या पत्ता। पत्ती के बाद अगला शब्द आता है फुनगी। फुनगी का शब्द सामान्यतः हमें नहीं पता होता। कविता में फुनगी का अर्थ है पेड़ का ऊपरी सिरा। उसके बाद अगला शब्द आता है तरु। तरु को हमने कविता में पढ़ा और उसके बाद हमने वहां उसका अर्थ भी समझा। तो तरु का अर्थ होता है वृक्ष, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में पेड़ भी कहते हैं। हम आगे चलते हैं। आगे चलने पर हम देखते हैं कि कुछ पंक्तियां जिनके अर्थ आपको समझने का प्रयास करना है। जैसे हमने उसमें से एक पंक्ति उठाई और वो पंक्ति है, छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात। इसका अर्थ हमने समझा था। अब आप जल्दी से इसका रिवीजन कीजिए, जल्दी से आप इसको दोहराने का प्रयास कीजिए कि इसका क्या अर्थ था। इसका अर्थ था कि जो चुरुंगुन है वो घोंसला छोड़कर बाहर आया, मतलब उसने घोंसले के बाहर झांका। और जब उसने घोंसले के बाहर झांका तो उसने क्या क्या देखा? उसने देखी डालें देखे पात, अर्थात उसने डालियों को भी देखा और पत्तियों को भी देखा। अब अगली पंक्ति आती है, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। इस पंक्ति का अर्थ है पक्षी या चुरुंगुन दिन भर साथ रहते हैं, साथ चहकते हैं, तो चुरुंगुन भी उन्हीं साथियों के साथ खेलता है और वो अपनी माँ से कह रहा है कि सारे साथी खेलने के लिए मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी राह देख रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपके दोस्त खेलने के लिए आपकी राह देखते हैं। अब अगली पंक्ति की तरफ हम आते हैं, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। तो आपने ये देखा है कि जब भी पक्षी समूह में आते हैं, झुंड में आते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और उन पेड़ों पर फल लगे हुए होते हैं, तो वो कुछ फल को खाते हैं और कुछ फल को वो काट के गिरा देते हैं और ऐसी स्थिति में कुछ फल झड़ के गिर भी जाते हैं। तो इस पंक्ति का भावार्थ आपने समझा। अब इस पंक्ति के बाद अगली पंक्ति आती है, उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूं धरती की ओर। जब आपने पूरी कविता का भावार्थ समझा था तब आपने इस पंक्ति को भी समझा था। ये पंक्ति कह रही है, उस तरु से इस तरु पर आता। तरु का अर्थ आपको अभी मैंने बताया, तरु का अर्थ होता है वृक्ष या पेड़।
तो जो चुरुंगुन है वो कभी इस पेड़ से उस पेड़ पर और इस पेड़ से उस पेड़ पर आना जाना कर रहा है। चुरुंगुन अपनी माँ को यह एहसास दिलाना चाहता है कि वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ना भी सीख गया है और पेड़ से दाना लेने के लिए वह धरती पर भी आ सकता है और दाना लेने के बाद वो वापस से उस पेड़ पर उड़ने में सक्षम हो चुका है। तो विद्यार्थियों, आपने जो कविता पढ़ी है उस कविता को अपने समक्ष रखिए, अपने सामने रखिए और अब हम अगला अभ्यास शुरू करेंगे। अगला अभ्यास है, मैंने यहाँ कुछ चीज़ों के नाम लिख दिए हैं। वो नाम कविता में किस क्रम में आए हैं और चुरुंगुन ने उसे किस क्रम में देखा है वो आपको कविता पढ़ के बताना है। जैसे कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, फूल, पात, फुनगी, डाल, फल, कलियां, धरती, साथी, तरु, दाना और गगन। ये शब्द अभी व्यवस्थित क्रम में नहीं हैं। हमें इन शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लगाने के लिए कविता को सामने रखना होगा। कविता को जब आप सामने रखेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें जो पहला शब्द आ रहा है वो आ रहा है डाल, उसके बाद फिर आ रहा है पात, पात के बाद अगला शब्द आता है कलियां, कलियां के बाद अगला शब्द आता है फूल, फूल के बाद अगला शब्द आता है फुनगी, फुनगी के बाद आता है फल, फल के बाद आता है साथी, साथी के बाद आता है तरु, तरु के बाद आता है धरती, धरती के बाद आता है दाना और दाने के बाद जो आखिरी शब्द आखिरी अंतरे में आता है वो आता है गगन। तो आपने इस कविता को सामने रखा, जिस क्रम में ये शब्द आए थे उसी क्रम में आपको इन शब्दों को व्यवस्थित करना है या लगाना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर। अगले अभ्यास में कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न है कि उड़कर चुरुंगुन कहाँ कहाँ गया होगा और उसने क्या क्या देखा होगा। जैसे जब आप नई जगह पर जाते हैं तो आप कितने आश्चर्य से चीज़ों को देखते हैं, उसी तरीके से जब वो छोटा सा पक्षी अपने घोंसले से बाहर निकला होगा तो उसने क्या क्या देखा होगा। तो सबसे पहले वो उड़कर बाग बगीचों में पहुंचा होगा, घरों में पहुंचा होगा, किसी के आंगन में पहुंचा होगा। आप देखते होंगे कुछ पक्षी आपकी छत पर आकर बैठ जाते हैं, आपकी मुंडेर पर आकर बैठ जाते हैं, तो वो अपनी नज़रों से आपका घर देखते हैं और जो घर के आसपास का वातावरण होता है वो पूरे वातावरण को अपनी नज़रों से देखते हैं। इसी तरीके से चुरुंगुन ने भी जब उड़ना शुरू किया तो उसने घरों को, बाग बगीचों को देखा, नए नए जानवरों को देखा, नए नए पेड़ पौधों को देखा और ये सब देखकर उसको बहुत आश्चर्य भी हुआ होगा और उसको बहुत आनंद भी आया होगा, जैसे नई चीज़ों को देखकर हमें आनंद आता है। अब अगले अभ्यास में हम ये देखेंगे कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। देखिए, एक का मतलब होता है जहां चीज कम होती है, अर्थात संख्या में सिर्फ एक होती है, और बहु का मतलब होता है जब एक से ज्यादा कोई चीज होती है तो हम उसको कहते हैं बहुवचन। जैसे आपने एक लड्डू खाया तो वो हुआ एक वचन, और जब आपने बहुत सारे लड्डू खाए या एक से ज्यादा लड्डू खाए तो वो हो गया बहुवचन। इसी तरीके से अगर हम इस चीज़ को कविता के माध्यम से देखें या कविता के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम कुछ शब्दों का चयन करते हैं, उन शब्दों का हम बहुवचन बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमने पहला शब्द लिया घोंसला। घोंसला अर्थात एक। जब हम इसका बहुवचन बनाने का प्रयास करेंगे तो इसके बहुवचन का शब्द होगा घोंसले या घोंसलों, मतलब ये एक से ज़्यादा हैं। अब अगला शब्द आता है डाल। अब पेड़ में कोई एक डाल तो होती नहीं है, पेड़ में तो बहुत सारी डालें होती हैं, तो इसका बहुवचन होगा डालें या डालों। डालों मतलब जिन पर चुरुंगुन उछल कूद कर रहा है। अगला शब्द आता है बात। अगर आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं तो आप एक बात नहीं करते, आप बहुत सारी बातें करते हैं और उन बातों में आपको बहुत मज़ा भी आता है।
तो बात का बहुवचन हुआ बातें और बातों। अगला शब्द आता है कली। जब हम कली के बहुवचन की बात करेंगे तो कली का बहुवचन होता है कलियां या कलियों। अब इस तरीके से हमने ये देखा कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। अब हम कुछ शब्द लेते हैं और उन कुछ शब्दों का बहुवचन बनाने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत अब आसान हो चला है। जैसे फूल का फूलों, फल का फलों, साथी का साथियों, तरु का तरुओं, दाना का दाने और डैना का डेने। अब हम एक बहुत ही मज़ेदार अभ्यास करने वाले हैं। वो अभ्यास आपको ये भी सिखाएगा कि अगर आप इस कविता के कवि की तरह कुछ पंक्तियां लिखना चाहते हैं या कोई कविता लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिखी जाती है। किसी कविता को लिखने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम कविता के उन शब्दों का चुनाव करें जिससे उसमें एक तुकबंदी आ सके। तुकबंदी का मतलब क्या हुआ कि वो शब्दों की जो ध्वनि है वो समान हो सके। मतलब अगर मैंने दो शब्द लिए डाल और ढाल, तो इन शब्दों की तरह समान ध्वनि वाले शब्द कौन से होंगे? जैसे दाल, भाल, गाल, चाल और हमारा हाल। ठीक है, अब हम कुछ अगले शब्दों की बात करें तो अगले शब्द हैं बात मतलब बातचीत और भात, भात मतलब चावल, लेकिन दोनों की ध्वनियां समान हैं। इसी तरीके से अगले कुछ शब्द हैं जैसे रात, मात, जात, घात और पात। अब अगला शब्द क्या है? फूल। अब आप ये सोचिए फूल से मिलते जुलते शब्द कौन से हैं? फूल से मिलते जुलते शब्द होंगे जैसे फूल, फूल के बाद मूल, मूल के बाद भूल, भूल के बाद शूल और शूल के बाद तूल। अब कविता में आए हुए इन शब्दों का हमें अभ्यास करना है और इस अभ्यास में हमें उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है या मुहावरों में उनका प्रयोग करना है। जैसे एक शब्द आया डाल, तो इसका हम प्रयोग करेंगे तुम डाल डाल हम पात पात। अगला शब्द आता है ढाल। ढाल का हम प्रयोग करके कह सकते हैं ढाल बने रहना। मतलब अगर हमें रोगों से लड़ना है तो हमें पौष्टिक भोजन करना पड़ेगा, क्योंकि ये रोगों से लड़ने में ढाल की तरह कार्य करता है। अगला शब्द आया बात। बात का हमने प्रयोग किया बात से बात निकलना। जब हमने चिड़िया और चुरुंगुन नाम की कविता को पढ़ा तो उसमें कितनी छोटी छोटी बातें थीं। जैसे उसने फलों को खाना शुरू किया, पेड़ों पे यहाँ वहाँ चलना शुरू किया और इस बातों से ये बात निकली कि वो क्या उड़ने में सक्षम हुआ। और आखिरी में जब वो गगन में उड़ने में सक्षम हो गया तो उसकी माँ को ये बात पता पड़ी कि वो अब उड़ सकता है, तो उसकी माँ ने उसको उड़ने की आज्ञा दी। तो बच्चों, अब अगला शब्द आता है भात। भात का अर्थ होता है चावल। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे अपनी अपनी सब्जी अपना अपना भात। मतलब हमारी थाली में हमारी सब्जी है और हमारा भात है जो हम किसी को खाने को नहीं देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें हमेशा मिल बांट के खाना है। समझ आया? चलिए चलते हैं हमारे अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है फूल। फूल को हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे धूल का फूल। और फूल की ही तरह समान ध्वनि वाला शब्द है मूल। मूल का अर्थ होता है पौधे की जड़, जिसे हम मूल कहते हैं। और कविता में आपने इसके प्रयोग को देखा भी है, जब चुरुंगुन कहता है कि नीचे झुककर जाना मूल। मतलब उसने नीचे झुककर पौधों की जड़ों के बारे में समझ विकसित कर ली है। तो विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पे, और वो विषय है कि इस कविता से हमने क्या सीखा। जब हमने इस कविता को पढ़ा तो हमने इसमें कुछ नए नए शब्दों का प्रयोग किया। उन शब्दों के प्रयोग करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ?
उन शब्दों के प्रयोग करने से हमारा शब्दकोश बढ़ा। आगे जब हम अपने वाक्यों का प्रयोग करेंगे और इन शब्दों की जहां हमें आवश्यकता होगी उन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। अगली बात आती है कि इस कविता का भाव क्या था। इस कविता का भाव आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा बार बार उड़ने के लिए अपनी माँ से जिद कर रहा है और उसकी माँ उसको बार बार मना कर रही है। मतलब उसकी माँ ये परखने का प्रयास कर रही है कि क्या इस चुरुंगुन के अंदर, इस बच्चे के अंदर क्या खुले आसमान में उड़ने का साहस और विश्वास पैदा हुआ है। और उसके लिए वो बार बार उसकी कई तरह से परीक्षाएं लेती है। जैसे हमारे जीवन में हम कई तरह की परीक्षाएं देते हैं और कई तरह की परीक्षाएं हमारी होती हैं। तो विद्यार्थियों, अगली बार हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक प्रेरणादायी कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।